नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और हमारे पास है एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम दोनों बहुत दिन से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करना हमारा अभी तक कामयाब हुआ नहीं है। वही सवाल आज हम आप सबसे पूछ रहे हैं। जितने भी सब्सक्राइबर्स इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं वो इस सवाल का जवाब जरूर दें। क्या है क्लोज डोर नेट्स की कहानी? अब इसका सीधा संबंध इतना आप समझ ही गए होंगे, लेकिन बता देते हैं कि इसका सीधा संबंध है भारतीय टीम जो इंग्लैंड में है। पहला टेस्ट मैच हार चुकी है। दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम एडजस्टन पहुंची। बुधवार को पहुंची थी टीम। शुक्रवार को पहला नेट सेशन है, लेकिन उससे पहले जो खबर आई वो खबर चौंकाने वाली है। तो खबर ये कहती है कि शुक्रवार और शनिवार को जो नेट्स होंगे भारतीय टीम के वो क्लोज डोर होंगे। इसी खबर से शुरुआत करते हैं और फिर इस खबर के हवाले से तमाम जो पहलू हैं उन पर चर्चा करेंगे। अपडेट दिखा दीजिए। सबसे पहले एडजस्टन में टीम इंडिया का पहला अभ्यास सत्र आज है। एक बार फिर क्लोज डोर होगी टीम इंडिया की प्रैक्टिस। टीम के सुरक्षा कारणों का दिया गया हवाला। शनिवार को भी क्लोज डोर ही होगी टीम इंडिया की प्रैक्टिस। इंट्रा स्क्वाड मैच भी क्लोज डोर ही खेला गया था। अब ये हम लोग बात कर रहे थे कुछ दिन पहले कुणाल की, चलो जो पहले वार्म अप मैच होते थे कि भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ए या इंग्लैंड लायंस या इस तरह की टीमों के खिलाफ जो साइड मैचेस कहे जाते थे वो क्यों नहीं खेले जाते। आपने बड़ा अच्छा तर्क दिया कि भाई वो इसलिए नहीं खेले जाते कि कई बार जो विरोधी टीम होती है वो अपने ए ग्रेड या बी ग्रेड नहीं बल्कि सी ग्रेड के खिलाड़ियों को देती है ताकि आपकी तैयारियों का सही जायजा ही ना हो, आप आकलन ही ना कर पाएं कि आपको कितना तैयार हैं आप इस मुश्किल दौरे के लिए। चलिए, पॉइंट वेल टेकन, समझ में आया कि हाँ ये तर्क लगता है। लेकिन अब इसका क्या तर्क है कि आप इंट्रा स्क्वाड मैच पहले क्लोज डोर्स खेलते हैं जिसमें दिन का खेल खत्म होने के भी कई घंटे बाद पता चलता है कि केएल राहुल ने जो है हाफ सेंचुरी लगा दी या फलाने ने फलाना कर दिया या ढिकाने ने ढिकाना कर दिया। हमने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, बस आ गई एक जानकारी, कर दिया और आप मान लीजिए कि आपने कर दिया। अब शुक्रवार का नेट सेशन क्लोज डोर, शनिवार का नेट सेशन क्लोज डोर और एक छोटी सी लाइन लिख दी गई कि साहब ये सिक्योरिटी की वजह से ईसीबी की तरफ से कहा गया है। भारतीय क्रिकेट टीम कोई ऐसी टीम है क्या जिसके वहां पहुंचने के बाद अचानक सुरक्षा के कंसर्न आ गए होंगे? अगर सुरक्षा के कंसर्न होते तो ये शायद भारतीय टीम के जाने से पहले इस पर चर्चा हो चुकी होती कि ये कंसर्न्स है, इनको इस तरह से एड्रेस किया गया है। मुझे नहीं पच रही बात, आपके पास कोई तर्क हो तो बताइए। सर, शॉर्ट ऑफ वर्ड्स तो हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इसमें शॉर्ट ऑफ वर्ड्स तो हैं कि भाई ये बेसिकली क्या है कि भाई समझ आती है। अगर आपने कोई शुरुआत कर रहे हो ना दौरे की तो फिर भी चलो हम किसी उस पर भी हमने बात की थी भाई क्यों, जब आप इतनी पारदर्शिता, जो कल आकाश चोपड़ा ने कहा कि आप तो 11 नहीं अनाउंस करते भाई, आप तो 12 नहीं अनाउंस करते मैच से पहले, आप तो टॉस के वक्त करते हो, तो आपने बुमराह पर क्यों जो है बार बार बोले जा रहे हो? वैसे ही जब आप क्या छुपाना चाहते हो? अब जो भी है, आपने अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेल लिए, साइड गेम खेल लिए, पहला टेस्ट मैच आप हार गए, अब ऐसा क्या है जो आप छुपाना चाहते हो? आप अपना रेगुलर प्रैक्टिस करो। अब कौन सा बॉन्डिंग सेशन है ऐसा होना है जिसके बारे में भाई मीडिया को पता लग जाए या विरोधियों तक बात चली जाए तो आपका कोई खुलासा हो जाएगा, आपके प्लान्स जो हैं वो पता लग जाएंगे। एक टेस्ट मैच खेल के आपकी ताकत, आपकी कमजोरी से विरोधी टीम भी जो है वाकफ हो चुकी है। एनालिटिक्स आजकल इतने होते हैं कि भाई वो कोई भी एंगल छोड़ते नहीं। अगर आपके कोई न्यू प्लेयर्स भी हैं, आपका न्यू बंच ऑफ प्लेयर्स भी है, न्यू कैप्टन भी है, किस तरीके से वो करता है, क्या उसकी सोच है, वो सब कुछ जो है वो जिसे कहते हैं डिसाइफर कर लिया जाता है। समझ के परे कि भाई ये क्या है। मुझे ये लग रहा है कि भाई ये ज़्यादातर इसलिए शायद अगर किया गया है कि भाई आपको उन सवालों के जवाब ना देने पड़े जो हार के बाद देने पड़ते हैं, जो अनकंफर्टेबल होते हैं। शायद वो आप उनको ले नहीं पाते, आप उन सवालों को लेना नहीं चाहते। आपकी नज़र में आप ये तो मानते हो कि भाई देश के लिए खेलना सर्वोच्च है, वो एक बहुत बड़ा सम्मान है और उसके लिए हमें वो करना चाहिए, मगर वो देश के लिए जवाबदेही होना कि भाई देश की जनता जो जानना चाहती है उन सवालों के जवाब देना, उनमें शायद आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, उन सवालों को आप एड्रेस नहीं करना चाहते। आपने एक बार कर दिया, वो फॉर्मेलिटी निभा दी, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की फॉर्मेलिटी होती है, जो आपकी एक मार्केटिंग कमिटमेंट ही होती है कि आपको जो पीछे सारे वो बैनर्स लगे होते हैं वहां पर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है। वो दोनों टीमों के कप्तानों को या दोनों टीमों की तरफ से किसी न किसी को आकर करनी पड़ेगी। उसके अलावा आप उस मीडिया को जो आपको फॉलो कर रही है, वो फैंस जो आपको झलक पाना चाहते हैं, जो शायद मैच में नहीं आ पाएंगे, प्रैक्टिस में अप क्लोज एंड पर्सनल खिलाड़ी के साथ थोड़ा सा होना चाहते हैं, यू फील अनकंफर्टेबल एंड यू थिंक इट्स ए डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, आपकी नज़र में वो डिस्ट्रैक्शन है, जो आप करना चाह रहे हो उससे वो आप भटकते हो। यही इसका एक कारण हो सकता है और कोई कारण मुझे समझ नहीं आता है।
अब मुझे याद है कुणाल, जब हम लोगों ने क्रिकेट कवर करना शुरू किया तो मैच के पहले, आपको भी याद ही होगा, मैच के पहले हम लोग बाकायदा पिच तक जाते थे, पिच को देखते थे, पिच रिपोर्ट्स भी किया करते थे। फिर आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से हर दिन कोई ना कोई प्लेयर हम रिक्वेस्ट करके बात कर ही लेते थे। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो उसमें सवाल पूछे जाते थे। धीरे धीरे ये सारे एवेन्यूज जो है बंद कर दिए गए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें आप ऑनलाइन जुड़ जाइए, एक दो सवाल पूछ लीजिए, वरना कोई जवाब मिलता नहीं, पहली चीज। अब जो मीडिया वहां गया है, जो इंग्लैंड में स्टोर को कवर करने गया है, वो करेगा क्या मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। और जो आपने कहा ना कि जवाबदेही, होता क्या है, आप नेट्स के लिए जा रहे हैं, ये मैच नहीं है, ये मैच नहीं है तो उस तरह की सिक्योरिटी नहीं है। तो होता क्या है कि मीडिया को फिर भी थोड़ा बहुत एक्सेस रहता है कि यहां वहां चले गए, किसी से कुछ पूछ लिया, आप दिख गए, आपसे दुआ सलाम कर ली, अगला कोई दिख गया, उससे दुआ सलाम कर ली। ये एक तरीके से ना कट ऑफ कर देना है कि हम मतलब एकदम एक ऐसे समय में जाना चाहते हैं जहां कोई है ही नहीं। इसका फायदा क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इसका नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा अलूफ हो जाएं, बहुत ज्यादा अपने आप को टू मच इनटू प्रैक्टिस कर देना, वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं होता। सौरव गांगुली ने ऐसे ही नहीं कहा था कि लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट। आप बातचीत करिए भाई, और क्या होगा, कौन सी चीज लीक हो जाएगी, कौन सा आप हारे क्यों हैं, कैच छोड़ने से हारे हैं ना, तो कैच छोड़ने की कोई नई एक्सरसाइज आप पैदा कर लेंगे जो कोई और नहीं देख पाएगा, या आपके पुछल्ले बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए, क्या बैटिंग का आप कोई नया स्टैंडर्ड लगाने जा रहे हैं, कोई नया तरीका करने जा रहे हैं। ये सब कुछ जो है कोई इसका कोई तर्क नहीं है। और इसीलिए हमने शो की शुरुआत में कहा है, अगर आपके पास, यानी जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं, उनके पास कोई तर्क है, उनको लगता है कि ये वजह हो सकती है, प्लीज आप हमको बताइए। हम जरूर अपने शो पर भी उसको बताएंगे कि भाई हमारे इस दर्शक ने हमको बताया कि ये तर्क हो सकता है, ये वजह हो सकती है, क्योंकि ये अभी तक मेरी समझ से परे है। मैंने 20-22 साल के अपने क्रिकेट रिपोर्टिंग करियर में कभी ये नहीं देखा। एक आध मैच में समझ में आता है, कोरोना था, समझ में आता है, भारतीय टीम पाकिस्तान गई थी बहुत साल पहले, 14 साल बाद, तो वो भी समझ में आता है, सिक्योरिटी रीजन। यहां कौन सा सिक्योरिटी रीजन अचानक पैदा हो गया जो लीड्स में नहीं था और अब यहां पर है। चलिए खैर, 29 तारीख जो है आपको बताते हैं, अभी इसमें एक और पेच आ गया है। शुक्रवार और शनिवार को तो टीम अभ्यास करेगी, लेकिन उसके बाद 29 तारीख को टीम इंडिया के लिए आराम का दिन होगा। 30 जून को स्थानीय समय के मुताबिक 9:30 बजे प्रैक्टिस होगी, यानी जो यूके टाइम है उसके हिसाब से 9:30 बजे प्रैक्टिस होगी। मैच से एक दिन पहले ऑप्शनल नेट्स होंगे। 1 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे ऑप्शनल नेट्स का समय तय किया गया है। ये सब कुछ जो है बीसीसीआई की तरफ से जानकारी दी गई है हमको। जो लोग कवर करते हैं उनको ये बताया गया है कि ये प्लान है अगले कुछ दिनों का भारतीय टीम का। अब यहां पर गावस्कर ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि भाई ये ऑप्शनल प्रैक्टिस का जो प्रोविजन है ना, इसको बंद कर देना चाहिए। आपसे कैच अगर नहीं छूट रहे, अगर नहीं पकड़े जा रहे हैं, आपसे आसान कैच अगर छूट रहे हैं कुणाल, तो आप होटल के कमरे में रहकर कैसे वो कैच पकड़ लेंगे, या अपने दोस्तों के साथ वो बर्मिंघम की गलियों में घूम के कैसे वो कैच पकड़ लेंगे। और ये गलियां वो गलियां हैं जहां इंडियन टीम का हर एक क्रिकेटर 365 बार घूम चुका होगा अब तक। बिल्कुल जी, है पॉइंट है, इन सब बातों में पॉइंट है। अब देखिए, एक्सट्रीम किसी भी चीज़ का, जैसे आपने बोला, अच्छा नहीं होता कि आप कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर जंग है जो आप अपने सैनिकों को जो है वो अलग रखना चाहते हो, एक माइंडसेट में रखना चाहते हो कि भैया आपको या तो मर जाना है या मिट जाना है। ऐसा तो कुछ है नहीं। आखिरकार तो एक गेम ऑफ क्रिकेट खेला जा रहा है ना, दुनिया की दूसरी टीमें भी खेलती हैं, उसी तरीके से जीतती भी हैं। थोड़ा सा अनयूजुअल हो जाता है। आप शुरुआत में तो बोलते हो कि भाई आपने कप्तान को बोल दिया कि भाई आपसे कुछ ऐसी उम्मीद नहीं है जो आप पूरी ना कर सको, ठीक है, आपसे कोई उम्मीदों का बोझ नहीं डाला जा रहा। वो सारी बातें सिर्फ बोलने की होती है। जब नतीजा नहीं आता है ना, तो आपकी साख पर बात आ जाती है, और वो साख पर बात जो है मेरे ख्याल से जो है वो गौतम गंभीर नहीं चाहते हैं, मगर उसका ये कोई तरीका नहीं है। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से अगर ये सोचा जाए ना कि भाई रोहित शर्मा ने या राहुल द्रविड़ ने टीम को कैसे चलाया, विराट कोहली ने टीम को कैसे चलाया, स्ट्रिक्ट होना एक अलग बात है कि भैया आपको फिटनेस के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको जो है इंटेंट जो है वो मैदान पर दिखना चाहिए, वो एक अलग बात है। मगर ये आपको जो एलिनेट कर देना, बंद कर देना सारे दरवाजे, कोई आके बात ना करे, आप किसी से फालतू बात ना करो, सिर्फ एक ही चीज़ सोचते रहो, मेरे समझ के परे है। और बाकी जैसे गावस्कर साहब ने भी बोला कि भाई ये ऑप्शनल नेट सेशन जो है ना वो बंद कर देना चाहिए। थोड़ा सा सेंस ये इसलिए बनाता है कि मैच डे -1 कुछ खिलाड़ी जैसे कि सूर्य कुमार यादव खुल के बोल चुके हैं भाई वो प्रैक्टिस नहीं करते। हर एक का अपना अपना होता है कि भाई वो किस तरीके से मैच को अप्रोच करता है,
उस चीज़ की आज़ादी जो है ना वो इन क्रिकेटर्स को दी गई अंडर द रिजीम ऑफ रोहित शर्मा कि आप अपने हिसाब से अपनी तैयारियां करिए, हमें नतीजा चाहिए, हमें आपका वो एक्सप्रेशन चाहिए जो हमको नेट्स में देखने को मिलता है, जिसकी बदौलत आप इस टीम में आपने जगह बनाई है, हमें वो एक्सप्रेशन देखने को चाहिए। अब उसकी तैयारी की छूट दी गई और खिलाड़ियों ने उसकी जिम्मेदारी भी ली, मगर अगर ये चीज़ रिपीटेड होगी तो फिर उस पर शिकंजा कसा जाएगा, उस पर तीखा टिप्पणी होगी। मुझे लग रहा है जो करंट रेजीम है ना, वो उस क्रिटिसिज्म को, वो उन सलाहों को, वो उन सजेशंस को, या वो कैजुअल बातचीत को वो लेना नहीं चाहती। वो बड़ा ही एक जैसे एक छोटी क्लास होती है ना स्कूल के अंदर, जहाँ पर मास्टर बड़ा सख्त हो जाता है आते ही ना, ठीक है, वो बाहर जो है हंस के बात कर रहा होता है, मगर जैसे ही वो अंदर आता है उसके चेहरे पे उसकी भाव भंगिमा ऐसी हो जाती है कि जैसे पता नहीं भाई वो या तो आपको पीट देना चाहता है या वो ज़बरदस्ती यहाँ पर आ गया है, ठीक है, और अब उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि भाई वो नतीजा क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर ऐसे आ जाए नतीजा तो फिर हर कोई ऐसे करने लगे, मगर मुझे ये लगता है कि इस तरीके से नतीजे नहीं आते हैं। थोड़ा सा अगर मामला शांत रहता है, कूल हेडेड रहता है, आप एक्सप्रेस कर पाते हो, सब चीज़ें कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ना ये चीज़ ना ड्रेसिंग रूम के माहौल को भी इफेक्ट कर देती है, जहाँ पे लोग एक दूसरे से फिर कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। बिल्कुल, और वैसे भी कम्युनिकेशन के माध्यम को आप कैसे बंद कर सकते हैं? आप मैच खेलने गए हैं, मैंने जो कहा था वो बड़ा वैलिड पॉइंट है। आप जरा सोच कर देखिए मीडिया के उन जर्नलिस्टों के बारे में जो बेचारे इतने सारे पैसा खर्चा करके वहां गए हुए हैं कि वो स्टोरीज करेंगे, अगर वो न्यूज़पेपर में है तो वो न्यूज़पेपर में लिखेंगे, अगर डिजिटल के लिए कर रहे हैं डिजिटल के लिए करेंगे, वो क्या करेंगे अगर आपने क्लोज डोर कर दिया तो? आप क्यों आखिर ये एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि इस टीम का हर एक खिलाड़ी जो है ना किसी से बात ही नहीं करना चाहता जी, वो बिल्कुल अलग रहना चाहता है? ऐसे नहीं होती है। इसके पीछे जो भी सोच है वो तार्किक नहीं है। मतलब अगर तार्किक है तो बताई जाए, फिर सार्वजनिक किया जाए कि हाँ भाई हमने ये सोचकर ये 3 पॉइंट थे इसलिए हमने टीम को क्लोज डोर प्रैक्टिस करने के लिए कह दिया। आप हार जाएंगे और बात नहीं करेंगे, आपसे कैच छूटेंगे, आप बात नहीं करेंगे, आपके बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे, आप बात नहीं करेंगे, इससे क्रिकेट जीती नहीं जा सकती। आप देख लीजिए, गिल और गंभीर दोनों आराम से बैठ के देखें पूरे नेट सेशन को, रिजल्ट हम भी देख लेंगे क्या होता है। चलिए, एक नई चुनौती और भारतीय टीम के सामने आ गई है एजबेस्टन में, उस चुनौती का भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि वो भी कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है। वहां पर कहानी यह है कि इंग्लैंड की टीम के साथ जोफ्रा आर्चर जुड़ गए हैं। पिछले टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड टीम में एक बदलाव किया गया है, यानी जो दूसरा टेस्ट मैच है जिसके हम लगातार जिसकी चर्चा कर रहे हैं, एजबेस्टन का टेस्ट मैच, वहां के लिए इंग्लैंड की टीम में एक बदलाव किया गया है। 2 जुलाई से टेस्ट मैच शुरू होना है और 5 टेस्ट मैच की सीरीज में इंग्लैंड को पहले से ही 1-0 की बढ़त है। हम लगातार ये बात कर रहे थे और मुझे याद है कुणाल, जब सीरीज शुरू नहीं हुई थी उससे पहले आपने एक शो भी किया था कि किस तरह से इंग्लैंड का जो बॉलिंग लाइनअप है, खासतौर पे जो फास्ट बॉलर्स हैं, किस तरह से वो इनएक्सपीरियंस्ड है, किस तरह से उनके पास वो अनुभव नहीं है। भाई वहां पर भी आप देखिए जेम्स एंडरसन का रिटायरमेंट हो गया, स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं रहे, तो वो जो एक डरावना बॉलिंग अटैक था वो दोनों गेंदबाजों का, वो तो नहीं है। बावजूद इसके जोफ्रा आर्चर का टीम के साथ जुड़ना, जिस तरह के वो गेंदबाज हैं, जिस तरह की उनके पास अनुभव है और जिस तरह की समझ है, ये चुनौती बढ़ा ही रहे भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल जी, और मैं इसमें ना बहुत श्रेय देना चाहूँगा यहाँ पर बेन स्टोक्स को। मतलब मैंने उनका इंटरव्यूज़ देखे, उनके सारी बातें सुनी जो उन्होंने जीत के बाद जो है बोली। उन्होंने बोला कि भाई ड्रेसिंग रूम में ना, मतलब मैं और जो कोच है, मतलब कि ब्रेंडन मैककलम, जिनके नाम पे वो बेसबॉल जो है वो शुरू हुआ, हमारी सोच बहुत क्लियर है और हम ड्रेसिंग रूम में चीज़ों को एज सिंपल एज पॉसिबल रखना चाहते हैं। हमारे को पता है हमको किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, हमें हर खिलाड़ी से क्या चाहिए, हम उससे कम्युनिकेट जो है बहुत सरल शब्दों में करते हैं और बोलते हैं कि भाई तुमसे हम ये उम्मीद करते हैं, आप इस तरीके से जो है वो गेंदबाजी करें, इस तरीके से बल्लेबाजी करें, नतीजा आए या ना आए उसकी परवाह नहीं है, मगर हम इस तरीके से चाहते हैं कि आप खेलें। जोफ्रा आर्चर को लेकर 4 साल के बाद आपने नाम लिया, 4 साल पहले उन्होंने टेस्ट मैच खेला था। उनके कुछ गेंदबाज जो है मार्क वुड, ओली स्टोन, गस एटकिंसन, वो चोटिल हैं, जिसकी वजह से जोफ्रा आर्चर को यहाँ पर मौका मिला। मगर जिस तरीके से उनको टीम में लाया गया है ना, जिस माइंडसेट से लाया गया, आपने पहले उनके बारे में बयान दिया, आपने उनसे बात करी, कप्तान ने बात करी, कोच ने बात करी, उनको चढ़ाया कि भाई चलो, और फिर एक प्रैक्टिस मैच, ईसीबी की फॉर्मेलिटी पूरी करो कि एक प्रैक्टिस मैच खेल के 18 ओवर की गेंदबाजी वहां पर कर ली, बेशक 1 विकेट मिला, ठीक है, मगर ये है कि वहां पर वो भी फॉर्मेलिटी पूरी की गई। उसके बाद उनको यहां पर लाया गया, कोशिश की जा रही थी कि पहले टेस्ट मैच में हो, मगर वो नहीं हो पाया तो उनको यहां पर लाया गया। हो सकता है ये अभी 14 की अनाउंसमेंट उन्होंने की है जिसमें जोफ्रा आर्चर को रखा, हो सकता है 11 में ना रखें, लॉर्ड्स में उतारें,
ठीक है, मगर जिस तरीके से वो खिलाड़ी को लेकर आते हैं, तैयार करते हैं, उसको स्पेस देते हैं, उसको खुली छूट देते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, उस पर जिम्मेदारियां डालते हैं विदाउट एनी प्रेशर। डंडा, एक जिम्मेदारी डाली जाती है एक प्यार से बोल के, एक जिम्मेदारी डाली जाती है डंडे से कि भैया तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये होना चाहिए। तो उसके बाद फिर खिलाड़ी भी ना फिर अपनी फॉर्मेलिटी निभाने लगता है कि भाई ठीक है, मेरे से जो पड़ेगा मैं कर लूंगा। तो मुझे लग रहा है कि जो जिस तरीके से सब हैंडल किया जा रहा है ना, टीम बहुत अच्छे तरीके से चलाई जा रही है। जोफ्रा आर्चर वैल्यू एडिशन जरूर करेंगे, हंगरी होंगे, और उनकी वो हंगर जो है ना, वो कप्तान ने भी बोला कि भाई वो बहुत हंगरी हैं। वो माहौल क्रिएट किया गया उनके साथ, वो बॉन्डिंग क्रिएट की गई कि आप उस तरीके से आइए और यहाँ पर वो जलवा दिखाइए। इसीलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब इंग्लैंड ने ठीक है कोई WTC की चैंपियनशिप नहीं जीती है, मगर जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलना चाहते हैं, जो वो अचीव करना चाहते हैं अपनी क्रिकेट से, वो अचीव कर रहे हैं। और अपने सरजमी पर नतीजे उनको मिल रहे हैं, बाहर मिल रहे हैं और ना मिल रहे हो, अपने सरजमी पर उनको वो नतीजे मिल रहे हैं जब से ये जोड़ी आई है। तो जोफ्रा आर्चर एक वैल्यू एडिशन जरूर करेंगे। क्रिस वोक्स जो है वो पहले में नहीं चल पाए उस तरीके से, जोफ्रा आर्चर आकर हो सकता है यहाँ पर वो फायर दे दें, जिससे ये मतलब कर सके ये इंग्लैंड की टीम के जो वो फ्लैट विकेट्स बना रही हैं, वो कहे कि नहीं भाई हमें थोड़ा स्पाइसी विकेट दो, हमारे पास जोफ्रा आर्चर है। बिल्कुल। और मतलब जो आपने भी पूरा प्रोसेस बताया है कि किस तरह से जोफ्रा आर्चर की वापसी को प्लान किया गया, ये दिखाता है वहाँ की दूरदर्शिता। बाकी नतीजे ना, हम लोग भी कई बार इंग्लैंड की क्रिकेट को, बेसबॉल को क्रिटिसाइज करते, लेकिन जिस तरह से पिछला टेस्ट मैच उन्होंने जीता है, जिस तरह से 371 रन के लक्ष्य को उन्होंने हासिल किया है, एक भी मिनट के लिए, मतलब मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि लोग कैसे कह रहे हैं कि वो शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेटें ली तो उसके बाद ऐसा लगा कि इंडिया जो है वो जीत जाएगी। मुझे तब भी इंग्लैंड की टीम ड्राइविंग सीट पर दिखाई दे रही थी। 371 रन चेस करते हुए अगर पहला विकेट 188 रन पर गिरता है तो हाफ जॉब इज डन, और हाफ जॉब डन करने के बाद फिर आसान उन्हीं के लिए आसान था। उसके बाद उन्होंने कोई गलती नहीं की और मैच जिस तरह से जीता वो हम सब ने देखा। चलिए जोफ्रा आर्चर के बारे में कुछ और पॉइंट्स आपको अपडेट कर देते हैं। करीब 4.5 साल बाद, मतलब छोटा मोटा अंतराल नहीं होता, करीब 4.5 साल बाद वो टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं। फरवरी 2021 में उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला था अहमदाबाद में भारत के खिलाफ ही। उन्होंने 2021 में वो टेस्ट मैच खेला था जिसकी हम बात कर रहे हैं, और 13 टेस्ट मैच अभी तक उन्होंने खेले हैं, 42 विकेट लिए हैं, 3 बार वो 5 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं, जिसको 5 विकेट हॉल कहते हैं। टेस्ट क्रिकेट में कहा जाता है कि गेंदबाज के लिए 5 विकेट लेना इज एज गुड एज अ बैट्समैन सेंचुरी, यानी बल्लेबाज शतक लगाता है उसी तरह का एक शतक गेंदबाज लगाता है अगर वो 5 विकेट एक पारी में ले ले। ये काम वो 3 बार कर चुके हैं। वैसे कुणाल, ऑन अ सीरियस नोट अगर आप पेपर उठाकर देखें, रिकॉर्ड्स उठाकर देखें, 13 टेस्ट मैच है, 42 विकेट है, ऐसे कोई हाहाकारी आंकड़े नहीं है। लेकिन जो बात आपने कही कि जिस तरह से पहले टेस्ट मैच की विकेट थी, दूसरे टेस्ट मैच की विकेट में वो थोड़ा सा जूस रखा जा सकता है, क्योंकि आंकड़े जो भी कहते हो 4.5 साल बाद आ रहे हैं, 13 ही टेस्ट मैच है, लेकिन रफ्तार है उनके पास और वो रफ्तार आपको परेशान कर सकती है। बिल्कुल, और यही पार की नजर है जो बेन स्टोक्स देखते हैं। उन्होंने इस टीम को खड़ा किया है, उन्होंने इस टीम को उस तरीके से जैसे वो खुद है वो वैसे उन्होंने उस टीम को बनाया है। वो नतीजा WTC के चैंपियनशिप आप जीतो या नहीं जीतो उससे उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें मतलब ये है कि मैं एक नई तरीके की क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं, और एक मेरी जो टीम है वो उस तरीके से खेलेगी। हम रन बनाने जाएंगे, तेजी से रन बनाने जाएंगे, हम बड़े बड़े स्कोर को चेस करेंगे। हम उस तरीके के बल्लेबाज वो लेके आए, उनमें वो बिलीव करते हैं। हैरी ब्रुक बुरी तरीके से फेल हुए थे जब IPL के अंदर, उसके बाद भी उनमें कभी भरोसा हटाया नहीं गया, उन पे भरोसा रखा गया, उनको वो कॉन्फिडेंस दिया गया, और अपने देश के लिए जब वो खेलते हैं तो अलग ही वो हो जाता है। वो मोटिवेशन कहाँ से आता है? वो मोटिवेशन ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट दे रहा है, वो भरोसा जो है टीम मैनेजमेंट जता रहा है। उसी तरीके से जोफ्रा आर्चर की भी एंट्री कराई गई है। आप उनको जज मत करिए कि भाई उन्होंने क्या किया, IPL में क्या किया या और दूसरी लीग्स में क्या किया या इससे पहले वो क्या कर रहे थे। जब वो वहाँ पे वो वाइट क्लोथ्स में खड़े होंगे ना, उसकी वैल्यू उनको भी पता होगी, उसकी वैल्यू जो है वो टीम को भी पता है, और वो उसी तरीके से बिहेवियर वहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। बहुत क्लियरली और बहुत सरल तरीके से चीज़ें जो है मैनेज की जाती हैं। वहाँ पर ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि आज दरवाज़ा खोल दो, कल बंद कर दो, आज बयान दो, कल बयान मत दो, ठीक है, चिढ़ जाओ। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो एक कंसिस्टेंसी है। बेन स्टोक्स के व्यवहार में, उनके बयानों में वो कंसिस्टेंसी नज़र आती है कि भाई हम इसी तरीके से रहेंगे। थोड़े से बेपरवाह से हैं, और मगर उन्हें पता है कि उन्हें करना क्या है, और वो अपनी टीम से भी वही चाहते हैं। उसी तरीके के लोग वो लेकर आते हैं, और बदलने में फिर वो देर भी नहीं लगाते अगर वो उस तरीके से चीज़ें ना हो रही हों। कोई स्टार कल्चर आपको नहीं मिलेगा इंग्लैंड की टीम के अंदर कि भाई चलो अब वो जेम्स एंडरसन वगैरह गए,
सब कुछ गए। एक तो वो गए भी तो उसमें भी बेन स्टोक्स का हाथ था कि भैया अब जो है हमें नई पीढ़ी भी तो देखनी है, भाई कब तक, ठीक है, हमको आगे देखना है, ठीक है, इसीलिए उनकी विदाई, नहीं तो अभी जेम्स एंडरसन एक आधी सीरीज और खेल सकते थे, उस तरीके से प्लान की गई। तो मुझे लग रहा है एक सोच है। अब वो सोच कईयों को नहीं समझ में आती, कई बार हमें भी नहीं समझ में आती, मगर उनकी सोच है तो उस तरीके से खिलाड़ी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और जब तक, जैसे वो युवराज सिंह बोलते हैं, जब तक बल्ला चल रहा है तब तक सब ठीक है, नहीं चलेगा तो फिर बुराई झेलनी पड़ जाएगी। बिल्कुल। और मुझे याद आता है ना, पता नहीं क्यों थोड़ी देर के लिए क्रिकेट से हट के अगर हॉकी में चलें, मुझे याद है 2003-04 के आसपास इंडियन टीम में प्रभजोत सिंह थे, दीपक ठाकुर थे, गगन अजीत सिंह खेलते थे, धनराज पिल्ले बड़े शानदार खिलाड़ी थे, ये लोग खेला करते थे और राजेंद्र सिंह कोच होते थे। और इंडियन टीम बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन ठीक करने की शुरुआत पे आई थी। सबसे पहला काम पता है क्या हुआ था? नेशनल स्टेडियम जो है दिल्ली में, उसके गेट पर ताला लगा दिया गया था कि मीडिया जो है अब भारतीय हॉकी टीम के प्रैक्टिस सेशन को भारतीय मीडिया कवर नहीं कर सकती। उसके बाद जो कुछ हुआ अगले 3-4-5 साल, आपको याद होगा, उसका सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण ये समझ लीजिए कि जो इंडियन हॉकी फेडरेशन था उसको हॉकी इंडिया कर दिया गया। क्या कुछ हुआ था वो एक लंबी कहानी है, कभी उस पर दुनिया भर के शोज हो गए थे कि भाई हॉकी खत्म हो गई है टाइप, वो सब कुछ हो गया। और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, व्यूअर्स को भी ये समझे, वो शायद उस चीज को उतने नहीं समझ पाते कि मीडिया कोई ऐसा नहीं है कि वहां जाके पैसे बना रहा है। वो ठीक है, हर एक संस्थान को चलाने के लिए आपको पैसे बनाने पड़ते हैं, उसके लिए व्यूज़ आपके ज़्यादा आएंगे, आपकी स्टोरी दिखेगी ज़्यादा, तो आपको मनी अर्न होगा। मगर वो एक वाइटल क्लॉग है इन बिटवीन दी क्रिकेट टीम और उसके फैंस के बीच में। अगर आप उस वाइटल क्लॉक को एक डिस्ट्रैक्शन की तरह पे ले रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि वो उस खेल को बढ़ाने में, उसको बढ़ावा देने में, उसको जन जन तक पहुंचाने में उन लोगों का हाथ है जो जाके वहां पर खड़े रहते हैं और उसके बाद पूरे दिन खड़े रहते हैं, और उसके बाद भी सिर्फ प्रैक्टिस सेशन में उनका काम खत्म नहीं हो जाता, वो तो होटल भी जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, और दुनिया भर की साइड स्टोरीज भी करते हैं ताकि आपको एक लुक एंड फील, वहां की जनता क्या सोच रही है, वहां पर सब कुछ क्या हो रहा है, वो आप तक पहुंचाया जा सके। तो उसको ब्लॉक करना, उसको डिस्ट्रैक्शन समझना, हाँ बाउंड्रीज हर एक की होनी चाहिए, मगर ये है कि भाई उसको डिस्ट्रैक्शन समझना कुछ एक्सट्रीम हो गया। बिल्कुल, बड़ी मेहनत लगती है जी, इतना आसान नहीं होता क्रिकेट कवर करना। क्रिकेट कवर करना अगर इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। जितना ट्रैवल टीम करती है उतना ट्रैवल ही मीडिया के लोग भी करते हैं, और उनको भी उसी तरह से सुबह शाम पसीना बहाना होता है जैसे नेट्स में खिलाड़ी बहा रहे होते हैं। तो आप और मैं तो जो आपने कहा उसमें एक पॉइंट और जोड़िए, ये आप मुझे मेरा काम करने से रोका जा रहा है, ये भी लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि आपने दरवाजे आज बंद कर दिए कल हम खोल देंगे, मेरा काम तो डिस्टर्ब हुआ ना, मेरा काम तो बंद, मैं क्या करूंगा वहां पर। तो चलिए खैर, अब इस पे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। एडमिस्टन के मैदान से जुड़े जो आंकड़े वो उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा भारतीय टीम के लिए परेशानी का सबब ही है। 1967 यानी 1967 में भारत ने एजबेस्टन में पहला टेस्ट मैच खेला था। 58 साल हो गए, अभी तक एजबेस्टन में भारतीय टीम को जीत नहीं मिली है। 1986 में टीम इंडिया यहां पर एक मैच ड्रॉ कराने में कामयाब रही थी, लेकिन 2022 में पहली पारी में 416 रन बनाकर भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। तेज गेंदबाजों को एडवेस्टन की जो विकेट है वो रास आती है, और हम अभी थोड़ी देर पहले जोफ्रा आर्चर की वापसी की बात कर रहे थे। संभवतः ये जो पूरा का पूरा बदलाव किया है इंग्लिश टीम ने, उसके पीछे कहानी यही है जो हम लोग शो पे बात भी कर रहे थे कि जो स्टैटिस्टिशियन चलते हैं टीम के साथ, जो चीजें आके बताते हैं कि भाई यहाँ के आंकड़े ये हैं, यहाँ पर इस टीम के इस गेंदबाज ने ऐसा परफॉर्मेंस किया था, या यहाँ पर ये तेज गेंदबाजों की विकेट लेने की एवरेज है, ये स्पिनर्स की एवरेज है, ये सब कुछ आप देखकर ही फैसला करते हैं। अब जो दूसरा सवाल है, यानी बुमराह इस मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये अभी हमारे लिए भी उतनी ही बड़ी पहेली है जितनी बड़ी पहेली आपके लिए। तो इसमें हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये हम आपको जरूर बता दें कि तेज गेंदबाजों के हिसाब से अगर बात की जाए तो बुमराह के लिए एजबेस्टन में रिकॉर्ड बनाने का बढ़िया मौका है। भारतीय रिकॉर्ड बनाने से 6 विकेट दूर हैं जसप्रीत बुमराह। एजबेस्टन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बन सकते हैं। बुमराह के नाम एजबेस्टन में खेले गए एक टेस्ट मैच में 5 विकेट ऑलरेडी हैं, और यहां पर जो रिकॉर्ड है वो चेतन शर्मा के नाम है। वही चेतन शर्मा जिनको 3 वजहों से जाना जाता है। पहला, वर्ल्ड कप की हैट्रिक, दूसरा जावेद मियादाद का छक्का, और तीसरा वो स्टिंग ऑपरेशन जो चीफ सिलेक्टर थे वो, और उस वक्त एक ऑपरेशन स्टिंग ऑपरेशन ऐसा हो गया जिसमें उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिसकी वजह से काफी बवाल भी हुआ था। तो वो 10 विकेट ले चुके हैं यहाँ पर। अब जसप्रीत बुमराह को अगर आप खिलाते हैं यहाँ पर और ठीक ठाक गैप है, हम लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि अगर आप पहले मैच में जो उन्होंने 43.4 ओवर गेंदबाजी की है, उसके बाद अगर उनका
उनकी रिकवरी हो जाती है तो आप इस टेस्ट मैच में उनको खिला लीजिए, वरना अगर ये टेस्ट मैच हाथ से निकल गया तो फिर ये सीरीज आपके हाथ से निकल गई, ये भी आप मान के चलिए, क्योंकि फिर 3 के 3 मैचेस आप जीत लेंगे, ये अभी तक के परफॉर्मेंस से होता नहीं दिख रहा है। क्रिकेट लाख अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप फिर पहले 2 मैच हारने के बाद 3 मैच जीत जाएं। ये आईपीएल नहीं है जहां मुंबई इंडियंस शुरुआत के 5 मैच हार जाती है, फिर 6-7 मैच लगातार जीत लेती है और पहुंच जाती है प्लेऑफ में। ये टेस्ट मैच है, आपको इस टेस्ट मैच की जरूरत के हिसाब से, यानी दूसरे टेस्ट मैच की जरूरत के हिसाब से, पिच से मिल रहे संकेतों के हिसाब से, और तीसरा इस स्टेडियम में जो रिकॉर्ड्स रहे हैं उन रिकॉर्ड्स को जहन में रखते हुए बुमराह पर फैसला कर लेना चाहिए। आप मत बताइए, ठीक है, हम नहीं कह रहे कि आप बताइए कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन आप कम से कम विद इन द टीम डिस्कस कर लीजिए, ताकि वो जो जितने भी नेट सेशन उनको मिल रहे हैं, ऑप्शनल छोड़ दीजिए, और जो उसके अलावा वाले, कम से कम उसमें वो इस थॉट प्रोसेस के साथ जाएं कि उनको दूसरा टेस्ट मैच खेलना है। बिल्कुल। और सर एक चीज़ है, मगर ये इतना हम इस पे डिस्कस भी कर चुके हैं और इस पे स्टोरीज भी बहुत हो चुकी हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर आप स्टार कल्चर के और उन सब चीज़ों के इतने ही विरोधी हो, तो फिर आप एक खिलाड़ी को इस तरीके से डिक्टेट कैसे करने दे रहे हो कि भाई वो तय कर रहा है, या उसकी फिटनेस रिपोर्ट तय कर रही है कि भाई वो 3 टेस्ट मैच खेलेगा। भाई अगर वो फिट है तो वो खेलेगा, उसको अवेलेबल होना पड़ेगा। क्यों नहीं होना पड़ेगा? अगर बुमराह फिट है तो 2nd खेलेंगे, 3rd खेलेंगे, 4th खेलेंगे, अगर वो अनफिट हो जाएंगे तो 5th नहीं खेलेंगे। कर लो ये चीज़। ये क्या ड्रामा लगा के रखा है? जब आप, आकाश चोपड़ा ने सही सवाल उठाया कि भाई जब तुम 11 नहीं बताते, तुम 12 नहीं बताते, तो बार बार चीख कर ये बताने की जरूरत क्या है कि भाई वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे? बहुत ही अजीब है। वही बात है कि सेम यार्ड स्टिक्स जो है ना, ये बरसों से चलता है। वो इंडियन क्रिकेट में हर एक खिलाड़ी पर नहीं आजमाया जाता, हर खिलाड़ी को लेकर यार्ड स्टिक्स जो है ना वो बदल जाता है। मे बी इज अ बिग स्टार, या उसकी आपको ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, वो अपनी चीज़ें डिक्टेट कर पाता है, या फिर आप उसको अलग तरीके से समझते हो, उसके साथ एक अलग समझ रखते हो, दूसरों के साथ एक अलग समझ रखते हो। तो मुझे ये चीज़ ना समझ नहीं आ रही, और इसको लेकर ना ये बहुत ही मिस हैंडल किया गया ये पूरा इशू कि भाई कौन से 3 टेस्ट में। अब हर कोई ना कयास लगा रहा है, कोई बोल रहा है भाई दूसरा नहीं खेलेंगे, अगर दूसरे में हार गए तो फिर तो आपको बाकी 3 खिलाने पड़ जाएंगे, फिर क्या करोगे? अगर हम 0-2 डाउन हो गए तो फिर क्या करोगे? दुनिया भर की कयासबाजियां हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। सिंपल रखो चीज़ों को, भाई अगर फिट है तो खेल लेगा, नहीं फिट है तो नहीं खेलेगा। अगर उनके साथ इशू है मैच से एक दिन पहले, आप फिटनेस टेस्ट ले लीजिए, आपके पास दुनिया भर के मापदंड है वो फिटनेस टेस्ट लेने के। भाई हाँ जी, अगर ये पूरा उन फिटनेस टेस्ट के मापदंडों पे वो नंबर लेकर आ रहा है, जो विराट कोहली ने शुरू भी किया था, यो टेस्ट वगैरह, जो उसको इतनी ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी, वो लीजिए। नहीं होगा तो भाई ठीक है, तू रेस्ट कर और 5-6 दिन 8 दिन रेस्ट कर ले, उसके बाद तुम्हारा दोबारा से देखेंगे। मगर ये डिपेंडेंसी, ये कन्फ्यूज़न, ये सब चीज़ें ना अच्छी नहीं लग रही हैं, और इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। विरोधी टीम को पता लग रहा है कि आप में अटर कन्फ्यूज़न है, आप में अटर कन्फ्यूजन है कि आपका जो प्रीमियर फास्ट बॉलर है, जिस पे आप इतना ज़्यादा डिपेंड करते हो, जो साफ नज़र आ रहा है, वो 3 टेस्ट मैच खेलेगा जी, 2 नहीं खेलेगा। उन 2 के अंदर आपसे प्रेशर ही हट जाता है ना, आपके ऊपर से वो मेंटल दबाव हट जाता है। आपको एक थोड़ा बहुत उनको खेलना है, अभी थोड़ा बहुत डर जो है आपने हेडिंगले में दूर किया, अब आपने अगर उनकी थोड़ी बहुत पिटाई लगा दी किसी ने, सारे उसी किस्म के बल्लेबाज है इंग्लैंड के पास, तो वो डर भी जाता रहेगा। और पहले ही आप एक डर जो है ऊपर से हटा चुके हो कि भैया वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। दिस हैज़ बिन हैंडल्ड वेरी बैडली, मुझे लग रहा है इसको इस तरीके से हैंडल नहीं करना चाहिए था। बाकी बुमराह के बारे में जहाँ तक सवाल है, मुझे लग रहा है वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। जब भी वो आते हैं, वो जितने भी टेस्ट मैच खेलें, जो भी T20 खेलें, वो अपना 100% देते हैं, जो एक खिलाड़ी को करना चाहिए, जो उसका फ़र्ज़ है वो कर रहे हैं। इसमें वो कामयाब होते रहे, यही हम दुआ करेंगे, और इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया फिर वापसी करे। बिल्कुल कुणाल, और हम टीम इंडिया को फॉलो कर रहे हैं तो हम हमेशा चाहते तो यही है ना कि टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म करे, तभी मज़ा भी आता है बातचीत करने में, वरना कितना ही क्रिटिसाइज कर लेंगे आप और कितनी तरह से कर लेंगे, तो हर कोई चाहता तो यही है। लेकिन हाँ, जाने से पहले ही कह देना कि 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, फिर पहला टेस्ट मैच हारने के बाद कहना कि हम अभी भी वहीं पर कायम हैं, वो 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे, ये कहानी वाकई जैसे क्लोज डोर नेट्स की कहानी नहीं समझ में आ रही है, वैसे ही ये बुमराह को लेकर इतना ओपन क्यों सारे प्लान्स किए जा रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि बुमराह को अगर मौका मिला तो फिर वो अपनी जो उपयोगिता है, अपनी जो काबिलियत है, उसको साबित करने में 1 भी जो है ना कोई कटौती नहीं करते। वो जाते हैं उस तरह से, मुझे याद है दूसरी इनिंग में गेंदबाजी कर रहे थे, अपने रनअप से आए और लैंडिंग में थोड़ा गड़बड़ हुई, गिर गए, लेकिन गिरने के और 2 गेंदें बची थी उस ओवर में, उसके बाद भी वो गए, उन्होंने पूरा अपना ओवर किया, उसके बाद अगला ओवर भी किया। तो ऐसा नहीं है, खिलाड़ी अपनी तरफ से तैयार है। जो कुछ भी ये स्ट्रैटेजी है ना, जो खास किस्म की थोड़ी स्ट्रैटेजी है, जो एक तरीके का ओपन सीक्रेट भी है,
उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है, यानी सोच में बदलाव करने की जरूरत है, अप्रोच में बदलाव करने की जरूरत है। यही टीम आपको और बेहतर करती हुई दिखाई देगी, ऐसा हमें भी लगता है और ऐसा मेरे ख्याल से फैंस को भी लगता होगा। चलिए, इस शो में इतना ही, लेकिन इस तरह की अब तो क्लोज डोर है तो पता नहीं कुछ चीज़ें निकल के आएंगी या नहीं निकल के आएंगी, लेकिन जो कुछ भी हम कोशिश करेंगे निकल कर आएगा वो आप तक पहुंचाएंगे ज़रूर। आप निश्चिंत रहिए, कुछ ना कुछ हम भी निकाल लेंगे, हमारे पास भी अपने माध्यम होते हैं खबरों को निकालने के, तो कुछ ना कुछ अपडेट्स आपको ज़रूर बताएंगे। इंपॉर्टेंट अपडेट्स से आप मतलब मिस नहीं करेंगे आप कुछ भी, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। आपको सिर्फ इतना करना है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस शो में आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, कुणाल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा